नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी और बेहतरीन चल रही होगी। वेलकम टू ए विजन इंस्टीट्यूट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का हमारा जो कोट्स ऑफ द डे है, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। मीन्स अगर आप एसएससी या बैंकिंग या अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन में है तो ऑलवेज ये आपको मोटिवेट रखना है और खुद को ये प्लान्स रखना है कि आप जहां से भी शुरुआत कर रहे हैं, डैट मीन्स कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से प्रिपरेशंस का स्टार्टिंग किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या मतलब कि 6 मंथ अगर प्रीलिम्स का बाकी है किसी भी पार्टिकुलर एग्जाम्स को लेके, तो क्या अभी से स्टार्ट रेडी करना, तैयारी करना शुरू करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो एक बात आप माइंड में ये लेके चलें कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी भी एग्जाम को लेकर के। इफ सपोज कि अगर आपका ड्रीम है एसएससी सीजीएल क्रैक करके एक्सरसाइज इंस्पेक्टर बनने का या फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स में जाने का, तो ये आपका ही ड्रीम है, बिकॉज ये आप खुद चूज कर रहे। तो इसके लिए क्या है कि खुद को मोटिवेटेड रखना है, और सबसे पहला मोटिवेशन मालूम है कैसे मिलेगा आपको? आपके पेरेंट्स के थ्रू मिलेगा। इसीलिए जहां से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, वेयर यू आर, यानी कि आपके पास जो भी सोर्सेस है वहां से शुरुआत कीजिए। धीरे 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 एग्जामिनेशन को समझिए। देन इसके बाद उसको क्या है कि एक अच्छा सा प्लान बनाइए, अपना टाइम टेबल सेटअप कीजिए, और फिर आगे आपको बढ़ना है। और आप यकीन माने कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पढ़ाई हमको करना है किसी भी पार्टिकुलर एग्जामिनेशन को लेकर के। इस बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना है, अपने ऊपर बिलीव रखना है, और डेफिनेटली आप कर सकते हैं। क्योंकि आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपने ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। तो आपके मेरे साथ भी क्या था कि जब मैंने प्रिपरेशंस किया, देन इसके बाद जब मैंने स्टडी किया, तो कई सारा मेरे सामने बिल्कुल ब्लाइंड था, कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है नहीं करना है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ों का जो है समझ में आया, पैटर्न, एग्जामिनेशन, एग्जाम एक्चुअल में क्या डिमांड है। क्योंकि यूपीएससी का एक प्रिपरेशन अलग है, स्टेट पीसीएस का एक अलग होता है, एसएससी एंड बैंकिंग का अलग है। तो एग्जाम्स का डिमांड काफ़ी मैटर करता है। तो इसीलिए स्टार्ट वेयर यू आर, यानी कि अगर आपका 2 महीना बाकी है एग्जाम का या 3 महीना बाकी है, तो जहां से भी आप शुरुआत करें। देन इसके साथ साथ यूज व्हाट यू हैव। व्हाट यू हैव दैट मीन्स कि ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे पास अभी रिसोर्सेज का कमी है, या फिर हम फी नहीं पे कर पाएंगे, या मेरे पास अभी पेन या कॉपी का मतलब कि पैसा नहीं है, मॉक टेस्ट लेने का पैसा नहीं है। आप एक बार स्टार्ट तो करें, एक स्टार्ट करें, खुद को प्रूफ करें। धीरे 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 क्या होगा कि सच्चा लगन और मेहनत रहेगा तो भगवान और ऊपर वाले भी आपके साथ देंगे। समझे? इसीलिए व्हाट यू हैव, जो भी आपके पास रिसोर्सेस है वहां से आप स्टार्ट करें, अपने पढ़ाई को स्टार्ट करें अच्छे से। और डेफिनेटली आप कर सकते हैं, चाहे आप बैंकिंग में पीओ में जाने का सपना हो, या आरबीआई का ग्रेड बी ऑफिसर्स बनने का सपना हो, या फिर स्टेट पीसीएस से एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, या किसी भी पार्टिकुलर एग्जामिनेशन में जाने का सपना हो। तो आपका सपना जो है खुद का है, इसलिए खुद को मेहनत करना होगा। कोई आजू बाजू वाला आपका साथ नहीं देगा, यह आप रिमेंबर रखें। इसके साथ साथ डू व्हाट यू कैन, मीन्स के आपको जो अच्छा लगता है आप करें। अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम देना चाह रहे हैं, आप दीजिए। आप क्रिटिसाइज से बचें, लोग क्या कर रहे हैं उससे बचें, आप अपने ऊपर मोस्टली फोकस करें। तो आज का हमारा जो कोट्स ऑफ द डे है नॉर्मली यही है, वर्क हार्ड करें, अपने आप में मेहनत करें। इसके साथ साथ आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट सीरीज है डेली करंट अफेयर वन लाइनर्स को लेकर के है। काफी अच्छा ये इनिशिएटिव है ए विजन इंस्टीट्यूट्स का। इस चैनल्स पे आप जुड़े हुए रहें, कई सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आपको मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का हमारा जो सीरीज है डेली करंट अफेयर वन लाइनर्स को लेकर के है, तो कई सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कि आज के कंप्लीट कंटेंट्स का हमारा, तो पहला तो था हमारा कोट्स ऑफ द डे। देन इसके साथ साथ सेकंड जो नंबर हमारा है कि टॉप 10 स्टैटिक जनरल अवेयरनेस। देखिए, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन में है तो वहां पर क्या है कि स्टैटिक का जो जीके का पार्ट है या जनरल स्टडीज का पार्ट है, जिसमें आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, देन जियोग्राफी, हिस्ट्री, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स और कुछ पोर्शन इंटरनेशनल रिलेशन का, और बाकी जो करंट अफेयर में जो कुछ क्राइटेरिया होता है जैसे बुक्स, ऑथर, पर्सनालिटी इन न्यूज, तो ऐसा कई सारा इंपॉर्टेंट जो सेक्शन होता है। तो पर डे के हिसाब से क्या है कि टॉप 10 स्टैटिक जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स पे डिस्कस किया जाएगा। तो आज का हमारा जो स्टैटिक पार्ट है वो आपका इंडियन पॉलिटी को लेकर के है।
और इंडियन पॉलिटी में भी कुछ हम इस तरह का कंटेंट्स है मेरा कि इस तरह का कुछ मतलब कि सीक्वेंस वाइज हम चलेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटी का जो फर्स्ट पॉइंट है आज का हमारा स्टैटिक में, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चंस रहेगा और नॉर्मली ये एसएससी और अदर जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है इसमें ये क्वेश्चन आस्किंग है, ये पूछा गया है। तो जैसे इंट्रोडक्शंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, देन इसके बाद फीचर्स क्या है हमारे संविधान का, इसके साथ साथ आपका यूनियन ऑफ इंडिया जिसको हम लोग सेंटर कह सकते हैं, देन इसके बाद स्टेट्स, इसके बाद आपका जुडिशियरी या देन इसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसको संवैधानिक और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, जैसे यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीबीआई। देन इसके बाद आपका सेंटर और स्टेट का रिलेशन। अभी एसएससी सीजीएल में काफी क्वेश्चन आस्किंग है इंडियन पॉलिटी से, तो इसीलिए ये टॉप 10 जो स्टैटिक जीके का पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जीएस का पार्ट भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ आर्टिकल, शेड्यूल, देन अमेंडमेंट्स, इमरजेंसी का प्रोविजंस और लास्ट में जो भी छूट चुका है इसमें तो वो मिसलेनियस में कवर होगा। तो ये तो सीरीज इंडियन पॉलिटी का है टॉप 10 में। इसी तरह इकोनॉमिक्स भी रहेगा, इसी तरह आपका हिस्ट्री का सेक्शन भी रहेगा। अब हिस्ट्री के सेक्शन में भी टोटल 4 पार्ट है, एक आपका एंशिएंट, देन मिडिवल, उसके बाद मॉडर्न और लास्ट वन आपका आर्ट एंड कल्चर। ज्योग्राफी में भी क्या है कि इंडियन ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, उसका क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चल रहा है। देन इसके साथ साथ आपका कुछ इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट। तीसरा हमारा जो आज का पॉइंट है इंपॉर्टेंट सा जिसमें क्या डिस्कस किया जाएगा आज कि करंट अफेयर्स टुडे वन लाइनर, यानी कि आज जो है 6 दिसंबर 2022 का दिन है। तो इस दिन में कई सारा जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हुआ या इससे पहले 2-3 दिन पहले जो भी करंट अफेयर हुआ तो उसका एक वन लाइनर डिस्कस किया जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर रखना है। और आज ही के दिन का जो क्वेश्चंस ऑफ द डे है ये डिस्कस किया जाएगा चौथे नंबर पॉइंट पे। और साथ साथ दिसंबर का मंथ तो ये चल रहा है जो वन लाइनर डेली बेसिस पे करंट अफेयर आएगा। देन इसके साथ साथ क्या है कि प्रीवियस मंथ दैट इज कॉल्ड कि नवंबर मंथ का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था उसका समरी भी एक वन लाइनर फॉर्मेट्स पे लाएंगे ताकि आपका रिविजन हो पाए। बिकॉज एक प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रिविजन्स करना काफी इंपॉर्टेंट है। एक मैं वीडियो और लाऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स फॉर एसएससी एंड बैंकिंग एग्जाम and how to prepare current affair for WBCS exam and how to prepare current affair for UPSC examination। और लास्ट वन जो समरी है ये आज कंप्लीटेड कर लिया जाएगा। तो आई होप कि यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं टॉप स्टैटिक जनरल अवेयरनेस के पॉइंट से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा आज का स्टैटिक क्वेश्चन है वो इंडियन पॉलिटी से रिगार्डिंग है। और जैसा कि इंडियन पॉलिटी का मैंने सीरीज बता दिया कि किस टाइप से चलेगा, तो आज का कंप्लीट जो सेशन है इंट्रोडक्शंस टू कॉन्स्टिट्यूशंस को लेकर के, जिसमें से टॉप 10 क्वेश्चन है। और ये जो पार्टिकुलर क्वेश्चन है ये आस्किंग है एसएससी एग्जामिनेशन में भी और साथ साथ अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारा जब संविधान बन रहा था तो उस वक्त क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ, 1946 में। तो संविधान बनने से पहले संविधान का ड्राफ्ट करने वाले जो थे तो उसमें टोटल मेंबर्स कितने थे हमारे संविधान के। तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, ये आपको रिमेंबर रखना है, अम्बेडकर जी। और इनके ऊपर भी आज का डेट काफी इंपॉर्टेंट है, 6 दिसंबर 2022 का। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो है आज के दिन ही डेथ एनिवर्सरी है, तो उस पे भी सेशन हमारा है इसी वीडियोस में। तो एंड तक आपको जरूर बने हुए रहना है, कई सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राफ्टिंग कमेटी जो हमारा संविधान बना तो उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी था जिसके चेयरमैन कौन थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी। तो टोटल मेंबर्स कितने थे, तो टोटल मेंबर 7 थे, यानी कि 6 मेंबर और प्लस चेयरमैन अम्बेडकर जी, तो टोटल 7 हो गए। ये आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ हमारा जो आज का सेकेंड क्वेश्चन है टॉप 10 स्टैटिक पार्ट का, Who proposed the suggestion for a constituent assembly first? ये आपको रिमेंबर रखना है, यानी कि किसने सबसे पहले प्रपोजल दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनने का, ये आपको रिमेंबर रखना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय जी। इसके साथ साथ हमारा जो आज का तीसरा क्वेश्चन है स्टैटिक पार्ट का, Who was the temporary president of the constituent assembly? यानी कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बना, अराउंड 389 टोटल मेंबर्स थे इसमें और 1946 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, ये आपको रिमेंबर रखना है।
और एक टेम्पोररी प्रेसिडेंट्स बनाया गया था सचिद आनंदा सिन्हा जी को, ये आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ कई सारा और भी पॉइंट है, जब मेरा पॉलिटी का सीरीज आएगा तो काफी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इस सारे पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट नेशनल एंथम, यानी हमारा जो राष्ट्रगान है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ से इसको कब अडॉप्ट किया गया। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये आस्किंग है एसएससी के पेपर में, जो आपको रिमेंबर रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950, जो आपको रिमेंबर रखना है। और नेशनल एंथम ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, हु वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी जब हम लोगों को आजादी मिल गई 1947 के बाद, तो उस वक्त हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आर.के. शानमुखम चेट्टी जी, जो आपको रिमेंबर रखना है। और राइट नाउ कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, तो निर्मला सीतारमन जी। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि राइट नाउ मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है और मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कौन है। बिकॉज काफी बार जो थोड़ा लोअर लेवल का एग्जामिनेशन होता है, जैसे आपका क्लर्कशिप हो गया या एसएससी एमटीएस हो गया, तो वहां पर मिनिस्ट्री से भी क्वेश्चन आस्किंग है, ये आप रिमेंबर रखें। इसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मूव्ड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशंस था वो किसने मूव किया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट, विच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यानी हमारे संविधान का कौन सा इंपॉर्टेंट वो एस्पेक्ट है या कौन सा इंपॉर्टेंट वो पार्ट है जो इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब जो जहां कहीं से जो है इन्फ्लुएंस होकर के जो है लिया गया है, ये आप रिमेंबर रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। जैसा कि राज्यसभा हमारे अगर हम बात करेंगे हमारे पार्लियामेंट का, दैट इज कॉल्ड संसद का, तो हमारे पार्लियामेंट का टोटल 3 पार्ट होता है। एक हो जाएगा आपका राज्यसभा, देन आपका लोकसभा और लास्ट वन आपका प्रेसिडेंट। यानी हमारे पार्लियामेंट का जो पार्ट है वो प्रेसिडेंट है, राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है। अगर हम बात करेंगे राज्यसभा का, तो राज्यसभा को हमारे संविधान में अपर हाउस कहा जाता है और लोकसभा को जो है वो लोअर हाउस कहा जाता है। राज्यसभा में टोटल जो है 250 मेंबर है और इसको परमानेंट बॉडी भी कह सकते हैं। और राज्यसभा जो है वो किसी भी पार्टिकुलर स्टेट का, जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर आप वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं तो एक वेस्ट बंगाल का वॉइस ऑफ स्टेट राज्यसभा को कहा जाता है। तो इस पे एक डिटेल डिस्कशन है, वो अलग सा पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आज का क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम टू इफेक्ट, यानी हमारा संविधान जो है मतलब कि देखिए 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या हुआ कि स्थापना हुआ। देन इसके साथ साथ क्या हुआ कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो है फिर उसके बाद बनी। देन उसके बाद 1947 में हम लोगों को आजादी मिला। ये काफी इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस है। और बाद में जब बाबा साहब अम्बेडकर जी काफी कंट्रीज का जब किताबें पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशंस को रेट किए, कई सारे जो लीगल एक्सपर्ट्स थे, लॉ के एक्सपर्ट्स थे, जब उन लोगों ने सारा कुछ कंपाइलेशंस करके फाइनली 1950 में हमारे संविधान को जो है लागू किया हमारे प्यारे से भारत में। तो 26 जनवरी 1950। कई बार ये क्वेश्चन आस्किंग है और स्पेशली एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है यानी कि 10वां नंबर, कि द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द हाइट, या इसको वाइड भी कह सकते हैं, ऑफ द नेशनल फ्लैग। ये काफी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्किंग है कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसका कितना हाइट है रेशियो के हिसाब से। तो आपको 3:2 ये आपको आंसर रखना याद है। तो आज का हमारा जो ये टॉप 10 का सीरीज था स्टैटिक पार्ट का, यहां तक था। अब हम लोग शुरुआत करेंगे कि डेली करंट अफेयर 1 लाइनर्स का, जो काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इस वीडियोस में एंड तक आपको जरूर बने हुए रहना है, कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीजें आपको मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का जो 1 लाइनर सीरीज है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज हुआ द फ्यूचर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर को लेकर के। देखिए जैसे ही कोविड-19 आया, देन उसके बाद फिर पोस्ट पैंडेमिक्स के बाद फूड इनसिक्योरिटीज के लेकर के काफी मतलब के बात हुआ पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक तरह का यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशल एजेंसी है, ये आपको रिमेंबर रखना है।
तो इस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया द फ्यूचर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर को लेकर के। तो कई सारा इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम है या गवर्नमेंट का स्कीम है, हमारी जो प्यारी सी भारत है वो भी चलाती है इस पोर्शंस को लेकर के। इसके रिगार्डिंग कई सारा लॉ है, कई सारा स्कीम्स भी है, जैसे कि आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कह सकते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 कह सकते हैं। इसके साथ साथ कई सारा और भी स्कीम्स है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करंट न्यूज पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ है कि द फ्यूचर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आस्किंग होगा कि रिसेंटली सीन इन न्यूज अ रिपोर्ट द फ्यूचर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर व्हिच इज पब्लिश्ड बाय, ऐसे क्वेश्चन आस्किंग हो सकता है आपसे। तो ये पार्टिकुलर जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, जो नॉर्मली क्या है कि फूड इनसिक्योरिटीज को लेकर के बात करती है और इसके रिगार्डिंग कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको रिमेंबर रखना है। अब अगर हम बात करेंगे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, तो 1945 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, ये आपको रिमेंबर रखना है। और एक पेन पेपर जरूर लेके रहें, बिकॉज क्या है कि कई सारा इंपॉर्टेंट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलेगा। इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है, 1945 में इसका एस्टैब्लिशमेंट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या वर्ल्ड फूड डे, ये आपको रिमेंबर रखना है, 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फूड डे, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट से क्वेश्चन आस्किंग होता है। वर्ल्ड फूड डे जो आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट रिमेंबर रखना है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स। देन इसके बाद आपका अगर हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स का हमारे गवर्नमेंट का, तो एक तरह का डिजर्ट लॉकस्ट के नाम से एक इनिशिएटिव था, डिजर्ट लॉकस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। देन इसके साथ साथ कुछ और भी है, जैसे आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये भी आपको रिमेंबर रखना है इसके रिगार्डिंग। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, देखिए करंट तो एक चल रहा है, लेकिन इसका क्या है कि आपको डायमेंशंस बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे एज फॉर एग्जांपल फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? तो 1945 में हुआ। वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट होता है? तो 16 अक्टूबर को होता है। देन इसके साथ साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया, ये एक तरह का यूनाइटेड नेशंस का स्पेशल एजेंसीज है। देन इसके बाद आपका एक और पॉइंट रिमेंबर रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मली ये जो 16 अक्टूबर है वर्ल्ड फूड डे जो सेलिब्रेट्स होता है, तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का इसी दिन जो है फाउंडेशन हुआ था, मतलब कि 16 अक्टूबर 1945 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। दैट्स वाई 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट्स किया जाता है। तो यहां तक आपको ये रिमेंबर रखना है पॉइंट्स को। नेक्स्ट वन सेम ही बात है कि आप तो एक यूनाइटेड नेशन से रिगार्डिंग कई सारा पॉइंट को रिमेंबर रखें, बिकॉज अभी यूएनएससी का भी जो मीटिंग हुआ रिसेंट में, और राइट नाउ अभी इंडिया को इसका प्रेसिडेंसी मिल गया है दिसंबर से। कई सारा इसका प्रिंसिपल है, कई सारा ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोलो या फिर आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बोलो। वर्ल्ड फूड डे आपको रिमेंबर रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आस्किंग हो सकता है। और फाउंडेशंस मैंने आपको डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट आज का जो हमारा वन लाइनर है करंट अफेयर्स का, ये भी एक रिपोर्ट्स के ऊपर में ही है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हेल्थ इक्विटी फॉर डिसेबल्स। यानी ये भी एक रिपोर्ट पब्लिश्ड हुआ थ्रू WHO कह सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से एक रिपोर्ट जो है पब्लिश्ड हुआ, और उस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हेल्थ इक्विटी फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज, दिस वन। तो यहां पर आपको रिमेंबर क्या रखना है कि अगर मान लीजिए कि इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आस्किंग हो जाए कि रिसेंटली सीन इन न्यूज ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हेल्थ इक्विटी फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी व्हिच इज पब्लिश्ड बाय या रिलीज्ड बाय, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? WHO, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है WHO का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके रिगार्डिंग कई सारा जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपको रिमेंबर रखना काफी जरूरी है, बिकॉज कई बार इससे क्वेश्चन आस्किंग है कि राइट नाउ इसके प्रेसिडेंट्स कौन है, कब ये फाउंडेड हुआ, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है। तो कई सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हेल्थ इक्विटी फॉर डिसेबल्स को लेके, तो 3 दिसंबर को एक डे सेलिब्रेट होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी। तो आपका क्वेश्चन यहां से भी आस्किंग हो सकता है।
देखिए ओवरऑल क्या है कि कंसिस्टेंट रहे पढ़ाई में, और स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होता है, कैसे फॉलो करना है, वो भी इस वीडियोस के एंड में हम जरूर बताएंगे। देन इसके बाद WHO रिमेंबर रखना है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज रिमेंबर रखना है जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के रिगार्डिंग कई सारा जो है इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का स्कीम है, जैसे एज फॉर एग्जांपल आपका दीनदयाल करके एक स्कीम है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को लेकर के। हमारी भारत सरकार ने एक और कैंपेन चलाया था आपका एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन्स को लेकर के, ये भी रिमेंबर रखना है। देन आपका यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशंस पोर्टल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिक डिसेबल आइडेंटिटी पोर्टल्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जो डिसेबल्स को लेकर के है। तो इस तरह से भारत सरकार कई सारा जो स्कीम है डिसेबिलिटीज को लेकर के या डिसेबल पर्संस को लेकर के चलाती है, और 3 दिसंबर आपको रिमेंबर रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आज का हमारा जो नेक्स्ट वन लाइनर है जो काफी इंपॉर्टेंट है और जो काफी न्यूज पे भी है, कि रिसेंटली इंडो फ्रेंच पार्टनरशिप ऑन काजीरंगा प्रोजेक्ट्स, ये आपको रिमेंबर रखना है, क्योंकि काजीरंगा प्रोजेक्ट से एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है और कई बार एग्जामिनेशन में उस पार्टिकुलर नेशनल पार्क से क्वेश्चन आस्किंग है, तो आपको ये पॉइंट रिमेंबर रखना ही रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया और फ्रांस ने कोलैबोरेशंस किया था काजीरंगा प्रोजेक्ट्स को लेकर के। नॉर्मली ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटीज को लेकर के ओवरऑल है, और काजीरंगा का जो ये प्रोजेक्ट है ये असम स्टेट आपको रिमेंबर रखना है, स्टेट ऑफ असम। ओके, तो यहां से भी क्वेश्चन आस्किंग है कि काजीरंगा जो प्रोजेक्ट है वो किस कंट्री के बीच में है, तो यहां से क्लियर हो गया इंडिया और फ्रांस। कौन सा प्रोजेक्ट? काजीरंगा प्रोजेक्ट। ओके, तो फ्रांस ने इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो ये भी क्वेश्चन आस्किंग हो सकता है। तो 80.2 मिलियन आपको रिमेंबर रखना है, ये 10 साल का प्रोजेक्ट है, यहां से भी क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ कब से कब तक का पीरियड है, तो 2014 से 2024 है। तो यहां से 3 जो फैक्ट है वो बाहर आया। पहला क्या, इंडो फ्रेंच काजीरंगा प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट आपका इतना है, 10 ईयर का पीरियड है, और वो जो पीरियड कब तक है, 2014 से 2024 तक का। अब हम जानते हैं काजीरंगा प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे काजीरंगा प्रोजेक्ट्स का, तो इसका मेन जो थीम है आपका वो रिमेंबर रखना है फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर के। इसके साथ साथ अगर हम बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क का, जो काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है असम स्टेट का, तो कई सारा इसका पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। कई बार कई सारे एग्जामिनेशंस में इससे क्वेश्चन आस्किंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब्ड नेशनल पार्क है। कहाँ का? असम का, जो आपको रिमेंबर रखना है, पहला पॉइंट। इसके साथ साथ आपको सेकंड जो पॉइंट इसका है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि काजीरंगा नेशनल पार्क को लीगल स्टेटस कब मिला। अच्छा, लीगल स्टेटस का मतलब क्या होता है? लीगल स्टेटस दैट मीन्स कि इसको नेशनल पार्क की कैटेगरी में कब लाया गया, कहने का मतलब ये है। तो यहां से आप रिमेंबर रखें 1974 को। अब यहां से एक और क्वेश्चन है कि नेशनल पार्क में या फिर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में या फिर आपका बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंसेस होता है। और सबसे पहला पॉइंट कि नेशनल पार्क का क्या वो इंपॉर्टेंट एक्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का क्या वो इंपॉर्टेंट एक्ट है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो लीगल स्टेटस हो गया 1974 में मिला, दैट मीन्स कि इसको नेशनल पार्क का टाइटल मिला। इसके साथ साथ कई सारा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल स्टेटस भी है इस पार्टिकुलर नेशनल पार्क का। जैसे एज फॉर एग्जांपल इसके रिगार्डिंग आपको रिमेंबर रखना है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसके रिगार्डिंग जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो 1985 में मिला। इस पार्टिकुलर नेशनल पार्क में जो सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल कह सकते हैं तो 1 हॉर्न राइनो। देन इसके साथ साथ आपका एक और इंपॉर्टेंट सेंचुरीज है पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ नेशनल हाईवे 37 जो इस पार्टिकुलर नेशनल पार्क से पासिस करता है। जब मेरा ज्योग्राफी का सीरीज होगा तो उसका एक स्ट्रैटेजी ये बताया जाएगा इंपॉर्टेंट सा कि अगर हम ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं तो उसका पढ़ने का क्या प्रोसेस होगा, एक पार्टिकुलर नेशनल पार्क या रिवर सिस्टम से पार्टिकुलर क्या क्वेश्चन आस्किंग होता है। ओके, देन इसके बाद अगर हम बात करेंगे असम स्टेट्स में काजीरंगा नेशनल पार्क के अलावा और कौन सा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, तो टोटल 7 नेशनल पार्क और है।
जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे कि आपका रायमोना, देन आपका मानस, ये मानस काफी फेमस है। इसके बाद आपका ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, देन आपका दिहिंग पटकाई और दिब्रू साइकोहा। तो यहां पर क्या है कि रायमोना जो नेशनल पार्क है, इस पार्टिकुलर नेशनल पार्क को नोटिफाइड कब किया गया था? तो 2021 में किया गया था, और ये असम का छठा नेशनल पार्क है। और सातवां जो नेशनल पार्क है वो आपका दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, दिस वन, ये सातवां है, और इसको भी नोटिफाई कब किया गया? तो 2021 में किया गया। आई होप के इतना जो वन लाइनर जो चला है, होप कि ये क्लियर हुआ होगा। देन इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो काफी न्यूज पे है कि स्वार धरोहर फेस्टिवल, जो आपको रिमेंबर रखना है। और इसके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो हमारी प्यारे सी भारत देश की जो सरकार है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने स्वार धरोहर फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट्स किया। टोटल ये 3 डेज का फेस्टिवल है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राइट नाउ कल्चर मिनिस्टर्स कौन है? तो जी किशन रेड्डी, जो आपको रिमेंबर रखना है, कई बार क्वेश्चन आस्किंग है यहाँ से। इसके साथ साथ और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, देन आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, तो आप इस टाइप से क्वेश्चन पढ़ के जाएं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी काफी अभी क्वेश्चन आस्किंग वहां से हो रहा है। ओवरऑल स्वार धरोहर जो फेस्टिवल है, ये कालंजलि नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर में आता है। नॉर्मली ये 3 डे का मतलब के फेस्टिवल है, जिसको ऑर्गेनाइज कौन किया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स ने। इसके साथ साथ ये हर वीक क्या है, सेंट्रल विस्टा का ये भी एक पार्ट है, जो आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ हमारा जो आज लास्ट का जो सेशन है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग अगर कहें तो 2 घंटा का वीडियो भी कम है। डेट मीन्स के बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में। आज का दिन जो है 6 दिसंबर 2022, और आज के ही दिन हमारे जो संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या हमारे देश के पहले जो लॉ मिनिस्टर्स थे, तो उनके बारे में क्या कहना है, जिन्होंने अपने लाइफ में क्या कुछ नहीं किया, कई लोगों के इंस्पिरेशंस बने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम मानेंगे अपनी लाइफ में, यह एक जागरूक जो सिटीजन है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे प्यारे से भारत देश में क्या है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट जो नंबर 1 किताब है वो हमारा संविधान है। अगर हम सब किताबों को साइड रखें और सबसे पहला अगर किताब का नाम ले तो वो हमारा संविधान है, क्योंकि इस पार्टिकुलर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आज हम लोग क्या है कि हर एक चीज का जो राइट्स हमें मिल रहा है, देन इसके साथ साथ उसको पढ़ा रहे हैं, आप सीख रहे हैं, देन हो सकता है कि आपसे भी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे। तो ओवरऑल हमारा प्यारा सा भारत का जो संविधान है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको कंप्लीट ड्राफ्ट करने में कह सकते हैं या बनाने में कह सकते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा रोल है। और आज ही के दिन 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो है डेथ एनिवर्सरी है, 6 दिसंबर, ये आपको रिमेंबर रखना है। 1956 में जब अम्बेडकर जी का देहांत हुआ, जब डेथ हुआ, तो उससे जस्ट 1 महीना पहले अंबेडकर जी ने बुद्धिज्म जो धर्म है उसमें कन्वर्जन्स करा लिया। और पार्टिकुलर बुद्धिज्म धर्म में क्या होता है कि एक परिनिर्वाणा नाम का एक संस्कृत टर्म है, परिनिर्वाणा, दैट इज कॉल्ड, हम लिख के बता देते हैं आपको, परिनिर्वाणा। ये एक तरह का एक संस्कृत टर्म है, जिसका मतलब ये होता है कि जब कोई आदमी या कोई इंसान अगर मरता है, दैट इज कॉल्ड, डेथ कर जाता है, तो उसका आत्मा जो है वो बिल्कुल शांति से रहे, बिल्कुल अच्छे से रहे। इसके साथ साथ कह सकते हैं हम है कि कई सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल चीजें हैं। सो आज का हमारा जो करंट अफेयर का 1 लाइनर का जो लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं या लास्ट 1 लाइनर कह सकते हैं ओवरऑल, महापरिनिर्वाण दिवस, जो काफी इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम बात करें 6 दिसंबर 2022 का या 6 दिसंबर का स्पेशली, तो इस पार्टिकुलर डे में हमारे प्यारे से जो संविधान के लेखक हैं या ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो है आज ही के दिन जो है डेथ एनिवर्सरीज है। और इस पार्टिकुलर डेथ एनिवर्सरीज को बुद्धिज्म में महापरिनिर्वाण दिवस हम लोग मतलब कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें बुद्धिज्म या फिर जैनिज्म का, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो डेथ है वो 1956 में हुआ।
उनके डेथ होने से जस्ट 1 मंथ पहले उन्होंने बुद्धिज्म जो धर्म है उसमें कन्वर्जन्स करा लिया। और बुद्धिज्म धर्म में महापरिनिर्वाण जो है एक तरह का टर्म है, और इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट टर्म है परिनिर्वाण, जो एक संस्कृत टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि हमारे जो डेथ के बाद क्या है, एक तरह का बॉडी को जो है फ्रीडम या रिलीज मिले, तो वो परिनिर्वाणा का जो है बुद्धिज्म में एक गोल्स है, उसके रिगार्डिंग ये टर्म सामने आया, महापरिनिर्वाण दिवस क्या या फिर महापरिनिर्वाण कह सकते हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर जी जैसे ही बुद्धिज्म में कन्वर्जन हुए 1956 6 दिसंबर में उनका डेथ हुआ, तो ये दिवस वहां से फिर जो है एज ए एनिवर्सरी जो है मनाना, मतलब कि इसका स्टार्टिंग जो है किया गया। अगर हम बात करेंगे बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में, तो कई सारे इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस है, देन इवेंट्स है, वो एक स्पेशल सेशंस में उसको लाया जाएगा, कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीजों को भी, ताकि इसके रिगार्डिंग कई सारा पॉइंट आपके सामने आए, बिकॉज पर्सनैलिटी इन न्यूज से भी कई सारा क्वेश्चन जो है अदर एग्जामिनेशंस में आता है ओवरऑल। तो आपको ये रिमेंबर रखना है इस पार्टिकुलर दिवस से 6 दिसंबर का बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में। और बुद्धिज्म जो धर्म है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारा आर्ट एंड कल्चर्स का, और स्पेशली जैनिज्म में। सो अगर हम बात करेंगे बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे, तो कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे आप सोशल रिफॉर्मर कह सकते हैं या फिर ऑरेटर कह सकते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश के पहले लॉ मिनिस्टर्स, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, देन क्या नहीं, जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, डबल पीएचडी, यानी कि अगर इन पे 2 घंटा के भी सेशन बनाया जाए या 2 दिन का भी सेशन बनाया जाए तो वो भी कम पड़ सकता है, बिकॉज एक छोटे से कह सकते हैं कि कास्ट से उठ करके एक बड़े लेवल्स पे जाना, और आज उनका ही संविधान जो दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोगों को जो राइट्स मिलता है, तो काफी बड़ा जो है चीज है। अगर हम कह सकते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी को कि महात्मा गांधी जी का एक अलग रोल्स था और बाबा साहब अंबेडकर जी का भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में एक अलग रोल्स था, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा जो संविधान, जो प्यारा सा किताब है, ये आपको रिमेंबर रखना है, और इसके रिगार्डिंग आप बाबा साहब अंबेडकर जी को भी रिमेंबर रखें। तो ओवरऑल इसका एक इंपॉर्टेंट सेशन आएगा सेपरेट्स में, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में कई सारा पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। आज का हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस ऑफ द डे। वेयर डिड डॉक्टर अंबेडकर ऑर्गेनाइज कालाराम टेम्पल मूवमेंट, या फिर सत्याग्रह कह सकते हैं। मूवमेंट को हम लोग हिंदी में सत्याग्रह कहते हैं, यानी कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहाँ पे कालाराम टेम्पल मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था। बाबा साहब अंबेडकर जी ने लगभग 3 ऐसा टेम्पल मूवमेंट जो है ऑर्गेनाइज किया, जिसमें एक नाम आपका कालाराम टेम्पल मूवमेंट है, बट यहाँ पर आपको लोकेशंस बताना है, और यही आज का क्वेश्चंस ऑफ द डे है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आज का जो हमारा क्वेश्चन है या फिर सेशन है, और इसमें क्या इंप्रूव किया जाए, क्या आपको और अच्छा सा कंटेंट चाहिए, ताकि हम लोग और अच्छे से मेहनत कर पाए और आपके एग्जामिनेशन में हमारा भी एक छोटा सा रोल हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर आप दीजिए कि वेयर डिड डॉक्टर अंबेडकर ऑर्गेनाइज द कालाराम टेम्पल मूवमेंट या सत्याग्रह। तो इसका पार्टिकुलर जो आंसर हो जाएगा वो आपका नासिक, जो आपको रिमेंबर रखना, और इसके रिगार्डिंग कई सारा और भी पॉइंट है। देन इसके साथ साथ हमारा जो प्रीवियस मंथ नवंबर में कई सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का समरी हुआ, उसको भी एक बार देख लेते हैं। टोटल 8 टॉपिक्स है, ये रेगुलर बेसिस पे आएगा। पहला फर्स्ट पॉइंट, निकोबारी होरी क्राफ्ट, इसको जीआई टैग मिला। जीआई टैग दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसका मतलब होता है कि किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट्स को जो उस पार्टिकुलर एरिया का है, तो उसको एक आइडेंटिफिकेशन देना। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम कोलकाता का बात करेंगे तो केसी दास का रसगुल्ला, और इसके साथ उड़ीसा का भी एक रसगुल्ला था, तो इस बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ऐसे ही आपका मैंगो हो गया, बिहार का एक अलग है। दिंडीगुल एक एरिया है तमिलनाडु का, तो वहां पर क्या है कि ताला वहां का बहुत फेमस है, तो उसको भी जीआई टैग मिला है। तो ऐसा ही काफी इंपॉर्टेंट जीआई टैग है। इसके साथ साथ सेकंड जो हमारा मार्ग पोर्टल काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो है ये रिमेंबर रखना है कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ रिमूवल ऑफ गवर्नर, अगर हम बात करेंगे गवर्नर का, तो ये एक तरह का हमारा पॉलिटी का सेक्शन है जो काफी इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के सेक्शन से, और एक गवर्नर का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, रिमूवल का प्रोसेस क्या है, एक गवर्नर का रोल आपका यूनिवर्सिटीज में क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट वन, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022, जो काफी इंपॉर्टेंट है।
इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी राइट नाउ बहुत न्यूज पे था। इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट्स भी आया इलेक्शन कमीशन को लेकर के। और हमारे संविधान में इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग आर्टिकल नंबर 324 आप रिमेंबर रखें। और अभी दिल्ली का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन और गुजरात का असेंबली का इलेक्शंस भी हुआ, तो उसके रिगार्डिंग भी कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। इसके साथ साथ लास्ट वन आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। होप कि हमारा लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। आपको कुछ भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं। और ऐसे ही डेली करंट अफेयर का वन लाइनर्स आपके पास आएगा, आप बिल्कुल एक कॉपी पे नोट डाउन बनाएं इसको, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, ताकि आपके प्रिपरेशंस में हमारा भी एक योगदान हो। और बिल्कुल कंसिस्टेंट रहें, लगातार पढ़ें, अपने ऊपर बिलीव करें। कोई आपको मतलब कि अगर सपोर्ट करता है एज ए पेरेंट्स बनकर या एज ए टीचर्स बनकर, तो आप उनका जरूर वैल्यूएबल सपोर्ट्स को जो है यूज करें, अपना वैल्यूएबल टाइम को जो है यूज करें। और हमारे लेक्चर्स पे इतनी देर बने हुए रहने के लिए थैंक यू सो मच।